तो उसमें हेडिंग आ लिए स्टार्टर ऑफ स्क्विरल केज मोटर। तो हेडिंग डाल लीजिए स्टार्टर ऑफ स्क्विरल केज मोटर। ठीक है, तो इसमें जो स्टार्टर होते हैं, एक होता है DOL स्टार्टर, एक हम समझने के लिए यूज करते हैं प्राइमरी रजिस्टर या रियोस्टेट, एक होता है स्टार डेल्टा स्टार्टर, और होता है ऑटो स्टार्टर। तो ये स्टार्टर किसके होते हैं? स्क्विरल केज मोटर के स्टार्टर होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले इसमें हेडिंग डालेंगे DOL स्टार्टर। तो DOL स्टार्टर आपको डीसी मोटर में बताया था, सेम वैसे स्टार्टर है। इसको क्या बोलेंगे? डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। तो इंडक्शन मोटर में भी DOL स्टार्टर का यूज करते हैं। तो ये जो DOL स्टार्टर होता है, इसका यूज किस रेटिंग तक की मोटर में करते हैं? ठीक है, तो DOL स्टार्टर का यूज किस रेटिंग तक की मोटर में करते हैं बताओ? तो आपने बताया था कि 3.75 किलोवाट और 5 HP रेटिंग, इस रेटिंग तक की मोटर में DOL स्टार्टर को यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो स्मॉल रेटिंग मोटर्स होती है, उसका जो रोटर होता है या आर्मेचर होता है, उसका वेट कैसा होता है? स्मॉल। इनर्शिया क्या होता है उसका? स्मॉल। तो स्पीड क्या करता है? वो जल्दी पिकअप करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है, इसका भी यूज किसमें करते हैं? 3.75 किलोवाट या 5 HP। तो इसमें से कोई बहुत क्वेश्चन नहीं बनते हैं, सिर्फ पूछेगा DOL स्टार्टर का यूज किस रेटिंग तक की मोटर में करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं? लाइन से कनेक्ट करके स्टार्ट कर रहे हैं, बट स्टार्टर के साथ में। तो उस स्टार्टर के बॉक्स के अंदर में क्या होता है? तो उसमें NONC कॉन्टेक्ट होते हैं। ठीक है, उसके अंदर में ओवरलोड प्रोटेक्शन होता है। तो इसलिए हम इस स्टार्टर को यूज करते हैं। नहीं तो हम मोटर को डायरेक्ट भी कनेक्ट करके सप्लाई से स्टार्ट कर सकते हैं, बट स्टार्टर के यूज करने का पर्पस क्या होता है कि उसमें NONC कॉन्टेक्ट होंगे वहां पे। ठीक है, उसके अंदर में ओवरलोड प्रोटेक्शन होगा, इसलिए स्टार्टर का यूज वहां पे किया जाता है। ओके, तो उसमें नोट करिएगा DOL स्टार्टर में इस स्टार्टर का यूज 3.75 किलोवाट, इस स्टार्टर का यूज 3.75 किलोवाट या 5 HP रेटिंग तक की मोटर में करते हैं। 5 HP रेटिंग तक की मोटर में करते हैं। नेक्स्ट की, इस स्टार्टर में मोटर की स्टार्टिंग करंट को रिड्यूस नहीं करते हैं। मोटर की स्टार्टिंग करंट को रिड्यूस नहीं करते हैं। स्टेटर को डायरेक्ट सप्लाई के अक्रॉस कनेक्ट करते हैं। स्टेटर को डायरेक्ट सप्लाई के अक्रॉस कनेक्ट करते हैं। स्टेटर को डायरेक्ट सप्लाई के अक्रॉस कनेक्ट करते हैं। ठीक, नेक्स्ट के, इसमें NONC कॉन्टैक्ट, इसमें NONC कॉन्टैक्ट, NO का मतलब होता है नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज, है ना। NONC कॉन्टैक्ट होते हैं। एंड ओवरलोड रिले,
इनबिल्ट होती है। इसमें एनओएनसी कांटेक्ट एंड ओवरलोड रिले इनबिल्ट होती है। सेकंड जो है उसको क्या बोला, प्राइमरी रजिस्टर और रियोस्टेट। तो प्राइमरी रजिस्टर या रियोस्टेट का क्या मतलब होता है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में जो स्टेटर वाइंडिंग है वो कौन सी वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग होती है। ठीक है, तो ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है, इस प्राइमरी वाइंडिंग को जब हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो वोल्टेज अप्लाई करते समय इस प्राइमरी वाइंडिंग के सीरीज में वेरिएबल रेजिस्टेंस को क्या बोलते हो, रियोस्टेट। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस मींस रियोस्टेट को कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस प्राइमरी वाइंडिंग के सीरीज में वेरिएबल रेजिस्टेंस मींस रियोस्टेट को कनेक्ट करेंगे। तो जब इसको वोल्टेज अप्लाई करेंगे, करंट फ्लो होगी, तो ये रेजिस्टेंस क्या करेगा, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप, इससे स्टेटर के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो जब वोल्टेज रिड्यूस्ड होगी तो इसका टॉर्क भी क्या होगा, रिड्यूस्ड होगा। और हमको पता है कि मोटर क्या करती है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जब वोल्टेज रिड्यूस्ड होगी, ठीक है, तो उस समय इसकी जो स्टार्टिंग करंट है, स्टार्टिंग करंट भी क्या होगी, रिड्यूस्ड हो जाएगी। आई बात समझ में। तो हमें पता है कि जो करंट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, वोल्टेज। यदि हम वोल्टेज को हाफ करेंगे तो करंट भी क्या हो जाएगी, हाफ। यदि वोल्टेज को 50% रिड्यूस करेंगे तो करंट भी क्या होगी, 50% रिड्यूस होगी। ठीक है, लेकिन मोटर का जो टॉर्क अंडर रनिंग कंडीशन है, टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल होता है, वोल्टेज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो टॉर्क जो है वो वोल्टेज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो यदि वोल्टेज को हाफ करेंगे, तो यदि वोल्टेज को हाफ करेंगे तो हाफ का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/4। ठीक है, तो टॉर्क क्या होगा, 1/4 हो जाएगा। तो यदि हम यहाँ पे वोल्टेज को 50% डिक्रीज करते हैं तो करंट जो है वो 50% डिक्रीज होगी, बट टॉर्क जो है वो 75% डिक्रीज हो जाएगा। कितना बचेगा, 25% मोटर टॉर्क डेवलप करेगी। ठीक है, तो हमको टॉर्क को डिक्रीज करना था, स्टार्टर का यूज क्यों करते हैं, टॉर्क को डिक्रीज करने के लिए कि स्टार्टिंग करंट को, बट करंट के कंपैरिजन में तो टॉर्क में रिडक्शन क्या हो रहा है, ग्रेटर हो रहा है। तो टॉर्क की तुलना में जो करंट है वो ज्यादा, करंट की तुलना में जो टॉर्क है वो ज्यादा रिड्यूस्ड हो रहा है। ठीक है, तो ये मेथड हम यूज करते नहीं हैं, स्टार्टर इस तरह का हम यूज करते नहीं हैं। सिर्फ ये आपको समझा रहा है कि हमारे दिमाग में आएगा कि भाई हमको तो मोटर की स्टार्टिंग करंट को ही तो लिमिट करना है। तो जैसे डीसी मोटर में किए थे वैसे ही इसमें कर लेते हैं कि डीसी मोटर में हम क्या किए थे, क्या करते हैं स्टार्टर में, आर्मेचर के सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हो। तो वही दिमाग में आएगा कि भाई यहाँ भी मोटर के सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट कर लेते हैं और वोल्टेज को ड्रॉप करा के उसकी करंट को लिमिट कर लेंगे। तो बताया कि यदि आप ऐसा करोगे, ठीक है, तो वोल्टेज को यदि आप हाफ करोगे तो करंट तो हाफ होगी, बट टॉर्क क्या होगा, 1/4 हो जाएगा। तो इसलिए यह मेथड नॉर्मली हम स्टार्टर में यूज नहीं करेंगे। हाँ, छोटी मोटी मोटर है, आपको घर में या कहीं पे स्टार्ट करना है तो वहां पे आप इसको यूज कर सकते हो, जहां पे कोई टॉर्क वगैरह ज्यादा डेवलप करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो उसमें नोट करिएगा, उसमें लिखिएगा, इस मेथड में स्टेटर के सीरीज में वेरिएबल रेजिस्टेंस कनेक्ट करके वोल्टेज ड्रॉप करते हैं। इससे मोटर के अक्रॉस, इससे मोटर के अक्रॉस वोल्टेज
डिक्रीज होती है, और उसका स्टार्टिंग टॉर्क और उसकी स्टार्टिंग करंट भी डिक्रीज हो जाती है, और उसकी स्टार्टिंग करंट भी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, पैराग्राफ चेंज कर लिखिए। इंडक्शन मोटर में करंट वोल्टेज के प्रोपोर्शनल एंड टॉर्क वोल्टेज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, पैराग्राफ चेंज कर लिखिए। इफ द voltage applied across the motor terminal is reduced by 50%, starting current is reduced by 50%, but torque is reduced to 25% of full load torque। 25% reduced to 25% of full load torque। ठीक है, तो टॉर्क कितना रिड्यूस हो जाता है, किस वैल्यू तक घट जाता है, 25% तक घट जाता है। ठीक है, 25% टॉर्क डेवलप करेगी, जबकि करंट कितनी होगी, केवल 50% होगी। ठीक है, तो इसलिए इस मेथड को नॉर्मली हम यूज नहीं करते हैं। आई बात समझ में? तो सिर्फ ये बताने के लिए, आपको समझाने के लिए कि ऐसा आप करोगे तो ये प्रॉब्लम यहां पे आई। अब यदि हम देखें यहां पे कि जो स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है, तो स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज हम किस रेटिंग तक की मोटर में करते हैं? तो इसका यूज हम 5 HP टू 20 HP, तो 5 HP से 20 HP रेटिंग तक की मोटर को स्टार्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, और इस स्टार्टर का यूज हम किस मोटर में करते हैं? जो नॉर्मली डेल्टा में रन करने के लिए डिजाइन की गई है, बनाई गई है। ठीक है, तो डेल्टा मोटर में इसका यूज किया जाता है। तो होता क्या है कि जो अपनी 3 फेज मोटर होती है, उसका ये स्टेटर है, तो स्टेटर में हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस प्रकार से 3 फेज वाइंडिंग करते हैं, है ना। अब वाइंडिंग तो अपने हिसाब से करते हैं, ये समझने के लिए ऐसा बताया कि ये हमारा मान लीजिए R फेज की वाइंडिंग है, ये उसका स्टार्टिंग फिनिशिंग एंड होगा। Y फेज का स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग एंड होगा। B फेज का स्टार्टिंग एंड क्या होगा, फिनिशिंग एंड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कॉइल वाउंड करते हैं, तो कॉइल को वाउंड करते हैं तो यहाँ फिनिश हो गई, तो ये उसका स्टार्टिंग एंड है और ये उसका क्या है, फिनिशिंग एंड है। तो R फेज का स्टार्टिंग फिनिशिंग, Y का स्टार्टिंग फिनिशिंग, B का स्टार्टिंग फिनिशिंग। तो यहाँ पे क्या होगा, इस प्रकार से एक टर्मिनल बॉक्स होता है, और इस टर्मिनल बॉक्स पे ये सभी पॉइंट्स यहाँ पे कनेक्ट होंगे। जैसे कि यहाँ पे R1 होगा, यहाँ पे R2 होगा, यहाँ पे Y1 होगा, यहाँ पे Y2 होगा। ठीक है,
यहाँ पर B1 होगा और यहाँ पे क्या होगा, B2 होगा। अभी ये ओपन है, आप स्टेटर वाइंडिंग के टर्मिनल्स पे यहाँ पे लाके कनेक्ट किए हो, बट स्टेटर वाइंडिंग अभी ओपन है। आप उसको जैसा कनेक्ट करना चाहते हो, स्टार में कनेक्ट करना चाहते हो स्टार में कर सकते हो, डेल्टा में कनेक्ट करना चाहते हो डेल्टा में कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्टार्टर का यूज करेंगे। तो स्टार्टर में भी ऐसा टर्मिनल बॉक्स होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे भी टर्मिनल बॉक्स होगा। तो यहाँ पे लिखा होगा जैसे कि R1 Y1 B1, यहाँ लिखा होगा R2 Y2 B2। ठीक है, अब इसके अंदर में क्या होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टेक्टर होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर में होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टेक्टर। तो इसके अंदर में 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टेक्टर होंगे, 2 मेन कॉन्टेक्टर होते हैं और एक एक्सिलरी यानी सहायक कॉन्टेक्टर होता है। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे, हम ऐसा केबल डालेंगे 6 पेयर की। तो 6 कोर की केबल यहाँ पे डालेंगे और 6 कोर की केबल डाल के R1 को R1 Y1 को Y1 ऐसा कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे स्टार्टर में क्या होंगे, 2 बटन्स होंगे, एक में लिखा होगा स्टार्ट और दूसरे में क्या लिखा होगा, रन। तो स्टार्ट जो होगा वो होगा स्टार और रन जो होगा वो क्या होगा, डेल्टा होगा। तो इसके अंदर में क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टेक्टर है। तो जब हम स्टार्ट बटन को प्रेस करेंगे तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा और ऑपरेट करके इन तीनों को शॉर्ट कर देगा। यानी कि इसमें R1 Y1 और B1 आपस में क्या हो गई, कनेक्ट हो गई। और हम सप्लाई कहां पे दे रहे हैं, 3 फेज यहां पे सप्लाई दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम 3 फेज सप्लाई दे रहे हैं। तो यदि हम देखें कि वाइंडिंग को यदि एक पॉइंट पर हम इस प्रकार से कनेक्ट कर देंगे तीनों को, तो कौन सा कनेक्शन हो जाएगा, वो स्टार कनेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इनके R1 Y1 और B1 यानी तीनों के स्टार्टिंग एंड एक साथ कनेक्ट होगा एक पॉइंट पे, और R2 Y2 और B2 पे हम क्या दे रहे हैं, सप्लाई। तो कौन सा कनेक्शन बन गया, ये स्टार। तो मोटर जो है स्टार कनेक्शन में क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है। स्टार्ट होने के 5 या 6 सेकंड के अंदर में हम क्या करते हैं, रन बटन को प्रेस करते हैं। तो जब रन बटन को हम प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिक भी आता है, मैनुअली भी आता है। मैनुअली में ऐसा अप डाउन करना पड़ता है, देखियोगे कई जगह आटा चक्की में गए, फ्लोर मिल में, तो जब वो स्टार्ट करता है तो पहले ऊपर करेगा फिर नीचे करेगा। तो स्टार में स्टार्ट करता है, फिर डेल्टा में वो रन करता है। ठीक है, ये बता रहा हूं जो ये ऑटोमेटिक कॉन्टेक्टर है। ठीक है, ऑटोमेटिक कॉन्टेक्टर में, ठीक है, अब स्टार्ट में क्या हो गई, स्टार्ट हो गई। उसके बाद में एक्सिलरी कॉन्टेक्ट ऑपरेट होगा। ठीक है, एक्सिलरी कॉन्टेक्ट ऑपरेट होगा और इनको क्या करेगा, यहाँ पे ये डिस्कनेक्ट कर देगा। अब उसके बाद में जो तीसरा कॉन्टेक्टर है वो स्टार्ट होगा। अब वो स्टार्ट होकर के इन वाइंडिंग्स को इस प्रकार से कनेक्ट कर देगा। ठीक है, तो R1 Y1 से, Y1 B2 से और B1 किससे, R2 से। तो अब किस में कनेक्ट हो जाएगी, ये डेल्टा में कनेक्ट हो जाएगी। तो स्टेटर वाइंडिंग जो है वो डेल्टा में कनेक्ट हो जाएगी। तो स्टार्ट किस में किए, स्टार में, और रन किस में करेंगे। तो नॉर्मली ये डेल्टा कनेक्टेड मोटर को रन करने के लिए ही यूज किया जाता है, क्योंकि मोटर फाइनली किस में रन करती है, डेल्टा कनेक्शन में रन करती है। तो ऐसा करने से हमको क्या एडवांटेज होती है, हमको क्या बेनिफिट मिलता है, उसको यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि यदि मान लीजिए हमारी मोटर फाइनली किस में रन करेगी, डेल्टा में। तो ये हमारी डेल्टा मोटर है ये। तो यदि इस मोटर को हम विदाउट स्टार्टर क्या करते हैं, डायरेक्ट सप्लाई से कनेक्ट करते हैं। तो विदाउट स्टार्टर जब हम इसको डायरेक्ट सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो उस समय इस वाइंडिंग के अक्रॉस, फेज वाइंडिंग के अक्रॉस कितनी वोल्टेज होगी, VL वोल्टेज होगी। तो यहाँ पे जो फेज वाइंडिंग है इसमें कितनी करंट फ्लो होगी, तो इसमें जो फेज वाइंडिंग है इसमें करंट फ्लो होगी VL अपॉन इंपेडेंस ऑफ फेज वाइंडिंग, क्योंकि डेल्टा में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज क्या होती है, इक्वल। फेज वोल्टेज इक्वल टू क्या है, लाइन वोल्टेज। तो इसके ईच फेज की वोल्टेज क्या है, VL। तो ईच फेज की करंट क्या है, 3 फेज कनेक्शन पड़े थे ना स्टार में, तो बताया था फेज करंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, फेज वोल्टेज अपॉन फेज इंपेडेंस। और इसकी जो लाइन करंट होती है, इस लाइन करंट को बोलेंगे डायरेक्ट स्विचिंग करंट, क्योंकि अभी विदाउट स्टार्टर स्टार्ट कर रहे हो, डायरेक्ट स्विचिंग कर रहे हो। तो डायरेक्ट स्विचिंग करंट जो होगी उसकी वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, ठीक है, ये लाइन करंट है, तो अपने को पता है ये क्या होती है, √3 टाइम्स ऑफ फेज करंट होती है।
तो यहाँ पे कितनी करंट फ्लो होगी, तो √3 टाइम्स ऑफ फेज करंट फ्लो होगी, यानी कि √3 टाइम्स ऑफ VL अपॉन क्या होगा, ZPH। तो इतनी करंट फ्लो होती है यदि हम विदाउट स्टार्टर मोटर को डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। आई बात समझ में? बट हम तो ऐसा करेंगे नहीं, हमको पता है कि क्या करना है, हमको स्टार्टर को यूज करना है। तो यहां पे इस स्टार्टर को यूज करते हैं। और इसको अब यहां पे लाइन वोल्टेज अप्लाई करते हैं। तो जब लाइन वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो स्टार में क्या होता है कि लाइन वोल्टेज जो होती है और फेज वोल्टेज क्या रिलेशन होता है, फेज वोल्टेज क्या होती है, 1/√3 ऑफ लाइन वोल्टेज होती है। तो या बोल सकते हैं कि फेज वोल्टेज जो होती है वो 57.7% ऑफ क्या होती है, लाइन वोल्टेज होती है। ठीक है, तो इसलिए स्टार डेल्टा स्टार्टर को अपन क्या बोलते हैं कि जब हम इसको स्टार में कर रहे हैं कनेक्ट, तो इसके अक्रॉस लाइन वोल्टेज कितना आएगा, 57.7%। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी करंट फ्लो होगी, अब इसमें लाइन करंट और फेज करंट दोनों कैसी होती हैं, तो इसमें लाइन करंट और फेज करंट दोनों की वैल्यू इक्वल होती है। ठीक है, तो इसके कारण हम देखेंगे कि जो इसके फेज में वोल्टेज है, करंट हमको निकालते, हम कौन सी करंट निकालते हैं, फेज करंट, है ना, लाइन करंट डायरेक्ट नहीं निकलती है। तो फेज करंट जब निकालेंगे तो इसके फेज में कितना वोल्टेज है, तो VL बाई क्या है, √3 अपॉन क्या हो जाएगा, इंपेडेंस ऑफ फेज। तो इंपेडेंस ऑफ फेज कितना होगा, ZPH। तो इतनी करंट फ्लो होगी जब हम स्टार्टिंग करंट इतनी लेगा सोर्स से, जब हम इसको किस में स्टार्ट करेंगे, स्टार में। तो स्टार में स्टार्ट करने पर इतनी करंट आएगी, डेल्टा में स्टार्ट करने पर इतनी करंट आएगी। ठीक है, तो यहां पे देखिए कि ये वैल्यू उसके कंपैरिजन में क्या है, कम है। ठीक है, तो कितना कम है, यदि हम दोनों को कंपेयर करें तो दोनों को कंपेयर करने के लिए क्या कर देते हैं, एक दूसरे से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है इस लाइन करंट की अपॉन डायरेक्ट स्विचिंग करंट की, कि डायरेक्ट स्विचिंग करंट करते तो क्या होता। ठीक है, तो इनका यदि रेशियो लेंगे तो VL अपॉन √3 ZPH हो जाएगा, इंटू √3 VL अपॉन क्या हो जाएगा, ZPH हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 1/√3, √3 क्या होगा, 1/3 हो जाएगा। यानी कि लाइन करंट जो होगी 1/3 ऑफ क्या होगी, डायरेक्ट स्विचिंग करंट होगी। तो यदि हम मोटर को किसमें कनेक्ट करके स्टार्ट करते हैं, स्टार में, स्टार में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्टार में क्या करोगे आप, स्टार्ट करोगे, और डेल्टा में क्या करोगे आप, उसको रन करोगे। तो जब हम उसको स्टार में स्टार्ट करते हैं तो इसकी जो लाइन करंट है डेल्टा की करंट का कितना रहती है, 1/3 रहती है, यानी डायरेक्ट स्विचिंग करंट का क्या रहती है, वो 1/3 रहती है। ठीक है, अब टॉर्क में क्या होता है, तो यदि हम देखें कि जो टॉर्क होता है यहाँ पे, इसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगा, यदि डायरेक्ट हम किस में करेंगे, डेल्टा में स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे जो टॉर्क होगा डायरेक्ट स्विचिंग टॉर्क बोलेंगे, और ये किस पे डिपेंड करेगा, इस वोल्टेज पे। ये वोल्टेज कहाँ पे मिलेगी, तो फेज में कितनी वोल्टेज है, तो फेज में वोल्टेज है VL, तो VL के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा ये। जब यहां पे हम स्टार्ट करेंगे तो इसके फेज में कितनी वोल्टेज है, VL बाई √3। तो यहां पे जो स्टार्टिंग टॉर्क होगा वो VL बाई √3 वोल्टेज के स्क्वायर के। तो आपको याद रखना है कि जो वर्क होता है वो किसी कारण होता है, फेज वोल्टेज के कारण, कि है ना, वर्क कौन करता है, ये फेज वाइंडिंग करती है। तो इस फेज वाइंडिंग के अक्रॉस कितनी वोल्टेज है, वही टॉर्क प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, यहाँ पे फेज वाइंडिंग के अक्रॉस लाइन वोल्टेज है, यहाँ पे फेज वाइंडिंग के अक्रॉस लाइन वोल्टेज का 1/3 1/√3 है। ठीक है, तो यदि हम इन दोनों को कंपेयर करें कि स्टार्टिंग टॉर्क और डायरेक्ट स्विचिंग टॉर्क में क्या रिलेशन होगा, तो ये हो गया आपका VL²/3। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका VL², तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो टॉर्क भी क्या होता है, 1/3 ऑफ क्या होता है। ठीक है, तो जितना करंट में चेंज आ रहा है, करंट भी 1/3 हो रही है, तो टॉर्क भी क्या हो रहा है, 1/3। लेकिन डायरेक्ट रेजिस्टेंस जो पहले कनेक्ट किए थे, प्राइमरी रेजिस्टेंस, उसमें ऐसा नहीं था ना, करंट तो 50%, बट टॉर्क क्या हो रहा था, 75% डिक्रीज हो जा रहा था।
यहाँ पे दोनों ही 1/3 हो रहे हैं, तो ये उस मेथड से तो बेटर है ना, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या पॉइंट लिखना है उसको मैं बताऊंगा, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसमें नोट करिए पॉइंट डाल के, फर्स्ट के इस स्टार्टर का यूज 5 HP से 15 HP, 5 HP से 20 HP, 5 HP से 20 HP तक की मोटर में करते हैं, 5 HP से 20 HP तक की मोटर में करते हैं। ठीक है, सेकंड लिखिए, इस स्टार्टर में ओनली डेल्टा कनेक्टेड मोटर को स्टार्ट करने के लिए यूज करते हैं। इस स्टार्टर को ओनली डेल्टा कनेक्टेड मोटर को स्टार्ट करने के लिए यूज करते हैं। इस स्टार्टर को ओनली डेल्टा कनेक्टेड मोटर को स्टार्ट करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट के इस स्टार्टर में मोटर को स्टार कनेक्शन में स्टार्ट करते हैं, स्टार कनेक्शन में स्टार्ट करते हैं एंड डेल्टा कनेक्शन में रन करते हैं, एंड डेल्टा कनेक्शन में रन करते हैं। नेक्स्ट की मोटर की, ऐसे लिखिए मोटर, ऐसे मत लिखो, उसमें लिखो स्टार्टिंग के समय स्टेटर वाइंडिंग के ईच फेज, स्टार्टिंग के समय स्टेटर वाइंडिंग के ईच फेज के अक्रॉस अप्लाइड वोल्टेज का 1/√3 या 57.7% वोल्टेज होती है। ठीक है, तो वोल्टेज यहां पे क्या होती है, फेज वाइंडिंग के अक्रॉस रिड्यूस्ड हो जाती है, घट जाती है ना, 57.7% ऑफ अप्लाइड वोल्टेज होती है। नेक्स्ट के इस स्टार्टर में 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर, इस स्टार्टर में 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर का यूज करते हैं, 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्टर का यूज करते हैं। इनमें 2 मेन मुख्य एंड 1 एक्सिलरी कॉन्टैक्ट होता है, एंड 1 और एक एक्सिलरी कॉन्टैक्टर होता है, यानी सहायक कॉन्टैक्टर होता है। ठीक है, उसके बाद में इसको लिख लीजिए कि स्टार्टिंग टॉर्क विद स्टार्टर। ठीक है, स्टार्टिंग टॉर्क विद स्टार्टर, तो ये होता है यहाँ पे 1/3 ऑफ डायरेक्ट स्विचिंग टॉर्क। तो इसको इस प्रकार से लिखते हैं
कि स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है 1/3 ऑफ होता है डायरेक्ट स्विचिंग टॉर्क। स्टार्टिंग करंट विद स्टार्टर ये भी होती है 1/3 ऑफ डायरेक्ट स्विचिंग करंट। यानी कि स्टार्टिंग करंट जो होती है 1/3 ऑफ डायरेक्ट स्विचिंग करंट होती है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद में देखेंगे ऑटो स्टार्टर। ठीक है, तो आप लोग पढ़े होंगे कि इसको स्टार डेल्टा स्टार्टर को क्या बोलते हो, 57.7% ऑफ क्या होता है, ऑटो स्टार्टर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग समय वोल्टेज कितनी होती है ईच फेज के अक्रॉस, 57.7% होती है। ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट्स लिखे हैं ये पॉइंट आप याद रख रहे हैं, यदि इसमें से क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं में से आएगा, है ना। उसके बाद में हेडिंग डाल लो ऑटो स्टार्टर। तो जैसे कि इसका नाम है ऑटो स्टार्टर, तो अपन पढ़े थे ऑटो ट्रांसफॉर्मर। तो ऑटो स्टार्टर का यूज किस में करते हैं, तो इसका यूज करते हैं अबाउट 20 HP। तो 20 HP से हायर रेटिंग की जो मोटर होती है उसमें इसका यूज करते हैं। तो हमने ऑटो ट्रांसफॉर्मर पढ़ा था, याद होगा, है ना। तो क्या पढ़े थे कि ये हमने एक वाइंडिंग कर दी है। ठीक है, इससे हमने क्या कर लिया, यहाँ पे टेपिंग निकाल ली है। तो यदि हम यहाँ पे देंगे मान लो 200 वोल्ट, तो क्या करेगा, स्टेप डाउन करेगा। यहाँ पे 100 वोल्ट दे दिया, तो कैसे निकालोगे, तो इसको बोलेंगे V1, इसको क्या बोलोगे V2। और हमको पता है V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू क्या होता है K। तो K की V2 की जो वैल्यू होती है वो K टाइम्स ऑफ क्या होती है, V1 होती है। सबको पता है ये। ठीक है, तो यदि हमको इस वोल्टेज को कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, K टाइम्स ऑफ क्या होगा, V1। यानी कि यहाँ पे जो वोल्टेज होगी उसका K टाइम्स ऑफ ये वोल्टेज आएगी। तो ये सिंगल फेज है ना। बट हमारी इंडक्शन मोटर कैसी है, 3 फेज इंडक्शन मोटर है। तो हमको क्या यूज करना पड़ेगा, 3 फेज ऑटो ट्रांसफॉर्मर का यूज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे 3 फेज स्टार कनेक्टेड ऑटो ट्रांसफॉर्मर का यूज करते हैं। तो ये हमारा ऑटो ट्रांसफॉर्मर है और उसकी ये वाइंडिंग है एक फेज की। ठीक है, स्टार कनेक्टेड है। तो ये उसकी दूसरे फेज की वाइंडिंग हो गई यहाँ पे ये। ठीक है, अब इसकी ये तीसरे फेज की वाइंडिंग हो गई यहाँ पे। तो इस प्रकार से ये हमारी हो गई ऑटो ट्रांसफॉर्मर। अब यदि सिंगल फेज होता तो इतना रहता, ये ऐसा रहता। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक वायर इधर से निकालते और यहां से क्या करते हैं, हम टेपिंग्स ले सकते थे। तो सिमिलरली हम यहां से क्या कर रहे हैं, टेपिंग ले रहे हैं। ठीक है, तो हमने इस प्रकार से यहां से क्या कर ली है, टेपिंग्स ले ली है ऐसा। ठीक है, अब ये दूसरे फेज का ट्रांसफॉर्मर है, तो इसमें एक वायर यहां से निकालोगे, एक वायर यहां से निकालोगे। ठीक है, तो इससे भी हम टेपिंग ले लेते हैं। तो इससे भी हम क्या करेंगे, ऐसा टेपिंग्स ले लेंगे। सिमिलरली इससे भी क्या करेंगे, यहाँ पे टेपिंग्स ले लेंगे। ठीक है, तो सबसे हमने 4 टेपिंग्स यहाँ पे ले लिए। ठीक, तो हमारे लिए ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट क्या बन जाएगा, न्यूट्रल पॉइंट बन जाएगा। तो अब यदि हम यहाँ पे, ये प्राइमरी हो गई इसकी। अब यदि इसकी प्राइमरी पे हम यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, तो ये कौन सी वोल्टेज है, लाइन वोल्टेज है। तो हमको पता है कि स्टार कनेक्शन में जो फेज वोल्टेज होगी वो VL बाई क्या हो जाएगी, √3 हो जाएगी। अब ये क्या करेगा, उसको K टाइम स्टेप डाउन करेगा। ठीक है, तो K टाइम स्टेप डाउन करेगा, यानी कि इसके इच फेज के अक्रॉस कितनी वोल्टेज होगी, K टाइम्स ऑफ V1 होगी। यानी कि K टाइम्स ऑफ VL बाई क्या हो जाएगी। ठीक है, इच फेज में, इस फेज में भी उतनी आएगी, इसमें भी उतनी आएगी, इसमें भी उतनी आएगी। ठीक है ना।
अब हमारे यहाँ पे क्या है, ये इंडक्शन मोटर उसका स्टेटर है, तो ये स्टेटर ऑफ इंडक्शन मोटर है। तो इसको हमको सप्लाई देनी है, तो इसको हम इस प्रकार से यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं यहाँ से, ठीक। इसको हम यहाँ पे इस प्रकार से कनेक्ट करते हैं। तो हमने इन तीनों स्टेटर के जो सप्लाई टर्मिनल होते हैं उनको ऑटो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे इसके ईच फेज के अक्रॉस कितनी वोल्टेज है, VL/√3, तो वही वोल्टेज इसके फेज के अक्रॉस आएगी, ठीक है। तो इसके फेज के अक्रॉस कितनी वोल्टेज आएगी, तो K टाइम्स ऑफ VL क्या आएगी, √3 आएगी। तो इतनी वोल्टेज आएगी। ये हमारा स्टेटर है, स्टेटर वाइंडिंग है, कि ये हमारी क्या है, स्टेटर वाइंडिंग है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, 3 फेज स्टार कनेक्टेड ऑटो ट्रांसफार्मर है, ठीक है। तो इस प्रकार से अरेंजमेंट किए और ऑटो ट्रांसफार्मर से क्या किया हमने, वोल्टेज को स्टेप डाउन किया और स्टेप डाउन करके लो वोल्टेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर को हमने यहाँ पे दी, ठीक है। अब इस ट्रांसफार्मर की ये कौन सी करंट होगी, प्राइमरी करंट, ठीक है। इसकी ये कौन सी करंट हो जाएगी, सेकेंडरी करंट। तो ये सेकेंडरी करंट जो होगी वो इस मोटर के लिए क्या हो जाएगी, इनपुट हो जाएगी। आई बात समझ में। तो इस प्रकार से अरेंजमेंट करते हैं, लो वोल्टेज इसके पर फेज के अक्रॉस अप्लाई करते हैं। तो हमको पता है कि यदि वोल्टेज को रिड्यूस करेंगे तो इसकी स्टार्टिंग करंट क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। अब मोटर क्या हो जाएगी, यहाँ पे विद लो स्टार्टिंग करंट क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। जब मोटर स्टार्ट हो जाएगी तो इन तीनों टेपिंग्स को एक साथ चेंज करेंगे। इन टेपिंग्स को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, फिर इन टेपिंग्स को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो अब वोल्टेज अक्रॉस मोटर क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। फिर फाइनली क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट वोल्टेज किसको मिलने लगेगी, मोटर को मिलने लगेगी। तो इस प्रकार से स्टार्टिंग में लोअर वोल्टेज अप्लाई करते हैं और जब मोटर स्टार्ट हो जाती है तो टेपिंग्स को स्टेप्स में चेंज करते हैं और फिर डायरेक्ट जो वोल्टेज है वो स्टेटर के अक्रॉस अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये फंक्शन यहाँ पे करता है। तो इससे हमको क्या फायदा होता है, तो इससे हमारी जो स्टार्टिंग करंट है वो क्या होती है, लिमिट हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो कितनी लिमिट हो जाएगी, कितनी रिड्यूस हो जाएगी, यदि उसको हम यहाँ पे देखें, ठीक है। तो उसके पहले आपको देखना पड़ेगा कि यदि आप स्टार्टर का यूज नहीं करते तो आपकी मोटर कैसी है, ये स्टार कनेक्टेड है। यदि स्टार्टर का यूज नहीं करते तो क्या करते, फिर मोटर को डायरेक्ट सप्लाई से कनेक्ट करके स्टार्ट करते। तो यदि हम मोटर को डायरेक्ट सप्लाई से कनेक्ट करके स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे कितनी वोल्टेज आएगी, VL/√3। फेज का इंपेडेंस है ZPH। फेज करंट और लाइन करंट क्या होती हैं, इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी होगी, तो VL/√3 वोल्टेज है और अपॉन क्या हो गया इसका इंपेडेंस। तो यदि हम डायरेक्ट स्विचिंग करेंगे तो मोटर जो है इतनी डायरेक्ट स्विचिंग करंट यहाँ पे लेगी, तो ISC यानी डायरेक्ट स्विचिंग करंट लेगी विदाउट स्टार्टर, ठीक है। बट हम तो क्या कर रहे हैं, स्टार्टर का यूज कर रहे हैं। तो इस समय मोटर में जो करंट I2 फ्लो हो रही है, इस I2 की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, तो उसको हम निकाल सकते हैं। तो इस समय हमको पता है कि इसके फेज का इंपेडेंस कितना है, ZPH माने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस करंट की वैल्यू कितनी होगी, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी है, ठीक है। तो KVL/√3 इंटू क्या होगा, ZPH। इतनी करंट यहाँ पे होगी। अब यदि हम इन दोनों करंट को कंपेयर कर लें तो पता चल जाएगा स्टार्टर यूज करने से हमको बेनिफिट हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो जब हम इन दोनों करंट को कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि स्टार्टिंग करंट विद स्टार्टर है, किसकी है ये, स्टेटर की, स्टेटर स्टार्टिंग करंट है विद स्टार्टर है ये, ठीक है। और दूसरी है डायरेक्ट स्विचिंग करंट है। तो स्टेटर की करंट विद स्टार्टर क्या है, KVL/√3 ZPH है, इनटू डायरेक्ट स्विचिंग करंट कितनी है, VL/√3 ZPH है, ठीक है। इतनी वैल्यू आ रही है नहीं, तो KVL अपॉन क्या हो गया,
और ये वैल्यू यहाँ पे आ गई। तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसल। ये वैल्यू और ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कैंसल। तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे, k टाइम्स ऑफ क्या मिलेगा, ISC मिलेगा। तो जो I2 है, इस I2 की वैल्यू k टाइम्स ऑफ क्या होगी, डायरेक्ट स्विचिंग करंट। k क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग करंट ऑफ स्टेटर क्या होगी, k टाइम्स ऑफ डायरेक्ट स्विचिंग करंट होगी, ठीक है। बट हमको इस करंट से मतलब नहीं होता है, हमको कौन सी करंट से मतलब होता है, क्योंकि हम जिस सोर्स से करंट ड्रॉ कर रहे हैं उस सोर्स से करंट हमको ज्यादा ड्रॉ करना नहीं है, क्योंकि वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है। तो यदि बोलेगा स्टार्टिंग करंट ऑफ स्टार्टर, स्टार्टिंग करंट ऑफ मोटर है I2, स्टार्टिंग करंट ऑफ स्टार्टर है I1, तो स्टार्टिंग करंट ऑफ स्टार्टर I1 क्या होगा, तो हमको पता है ना करंट ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो करंट ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से निकाल सकते हैं। तो करंट ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है, तो I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू क्या होता है, 1/k होता है। हम्म हम्म क्या हुआ, ठीक है ना। तो अपन पढ़े थे ना I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू क्या होता है, 1/k। वोल्टेज में होता है वो, किस में होता है, वोल्टेज में होता है, ठीक है। I2 अपॉन I1 इज इक्वल टू क्या होता है, k। करंट उसका क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यदि हम यहां पे लिखेंगे इसको, ठीक है, या फिर सीधा अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पे अपन पढ़ते हैं I2 डैश इज इक्वल टू क्या होती है, k टाइम्स ऑफ क्या होती है, I2। ये पढ़े थे ना, I2 डैश किसको बोलते हैं, यहाँ पे I2 होती है तो उसका कंपोनेंट क्या होता है, I2 डैश होता है। तो I2 डैश क्या होता है, k टाइम्स ऑफ I2 होता है। तो डायरेक्ट आप बोल सकते हो कि I1 क्या होती है, तो I1 जो होती है k टाइम्स ऑफ क्या होती है, I2 होती है। बात समझ में आ गई। तो यदि हम यहाँ पे देखें कि I1 और I2 की जो वैल्यू होगी, ठीक है, जो मतलब I1 होगी वो k टाइम्स ऑफ क्या होगी, I2। तो यदि I1 निकालनी है तो I2 की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो k इंटू क्या होगा, k इंटू, ठीक है। तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, k स्क्वायर इंटू क्या होगा। तो यदि बोलता है स्टार्टिंग करंट ऑफ क्या होता है, यहाँ पे स्टार्टिंग करंट ऑफ क्या होती है, स्टार्टर, वो कितनी होती है। तो स्टार्टिंग करंट ऑफ स्टार्टर क्या होगी, तो स्टार्टिंग करंट ऑफ स्टार्टर क्या होगी, k स्क्वायर टाइम ऑफ डायरेक्ट स्विचिंग करंट होती है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि दोनों यहाँ पे करंट में डिफरेंस है। मोटर की जो करंट होगी, यदि मोटर की करंट बोलता है ना, स्टार्टिंग करंट ऑफ मोटर विद ऑटो स्टार्टर, तो स्टार्टिंग करंट ऑफ मोटर विद ऑटो स्टार्टर क्या होता है, k टाइम ऑफ डायरेक्ट स्विचिंग करंट। स्टार्टिंग करंट ऑफ स्टार्टर, ठीक है, स्टार्टिंग करंट ऑफ स्टार्टर कितनी होती है, तो वो होती है k स्क्वायर टाइम ऑफ डायरेक्ट स्विचिंग करंट होती है। दूसरा यहाँ पे टॉर्क में क्या रिलेशन आएगा, तो यदि हम देखें कि यदि हम डायरेक्ट स्विचिंग करते, तो डायरेक्ट स्विचिंग टॉर्क क्या होता, तो ये VL बाई क्या होता, √3 का स्क्वायर होता है कि नहीं। अब जब हम मोटर में स्टार्टर कनेक्ट करके स्विचिंग कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, तो इसका जो टॉर्क यहाँ पे होगा, ठीक है, स्टार्टिंग टॉर्क विद स्टार्टर है ये, सॉरी स्टार्टिंग टॉर्क विद क्या है, स्टार्टर है ये। तो कितनी वोल्टेज है यहाँ पे, के VL बाई क्या है, √3 का स्क्वायर है। अगली बात समझ में। तो यहाँ पे ये रिलेशन अपने पास आया, वो रिलेशन आया। तो इनको यदि हम कंपेयर करेंगे कि स्टार्टिंग टॉर्क विद स्टार्टर और स्टार्टिंग टॉर्क विद डायरेक्ट स्विचिंग, तो इसकी वैल्यू आएगी के VL स्क्वायर, के स्क्वायर VL स्क्वायर, ठीक है, अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे 3, और यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी VL स्क्वायर अपॉन क्या आएगा 3। ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो स्टार्टिंग टॉर्क क्या हो जाएगा, के स्क्वायर टाइम्स ऑफ क्या होगा, डायरेक्ट स्विचिंग टॉर्क। तो याद रखना बहुत आसान है कि स्टार्टिंग करंट ऑफ स्टार्टर भी क्या होती है, के स्क्वायर टाइम्स ऑफ डायरेक्ट स्विचिंग करंट, और स्टार्टिंग टॉर्क भी क्या होता है, के स्क्वायर टाइम्स ऑफ डायरेक्ट स्विचिंग टॉर्क। तो स्टार्टर की स्टार्टिंग करंट और मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क दोनों ही के स्क्वायर टाइम्स ऑफ डायरेक्ट स्विचिंग टॉर्क एंड करंट होते हैं, ठीक है। तो स्टार डेल्टा में 1/3 होते हैं,
1/3 थे दोनों, यहाँ पे के स्क्वायर टाइम्स होते हैं। लेकिन यदि वो पूछ दिया कि स्टार्टिंग करंट ऑफ मोटर क्या होती है, तो के टाइम्स ऑफ क्या होती है, डायरेक्ट स्विचिंग करंट होती है। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया ना। डायरेक्ट स्विचिंग करंट ऑफ मोटर यहाँ पे मिलेगी, है ना, डायरेक्ट सॉरी स्टार्टिंग करंट ऑफ मोटर यहाँ पे मिलेगी और स्टार्टिंग करंट ऑफ स्टार्टर यहाँ पे मिलेगा, है ना। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस ये आपको याद रखना है। तो इसमें से भी बहुत ज्यादा पॉइंट नहीं है ना, इसमें कम ही पॉइंट्स हैं, तो इसको नोट कर लो, फिर इसके पॉइंट्स लिखते हैं। समझ में आया नहीं आया, समझ में आ रहा है ना। हाँ, स्टार्टिंग करंट ऑफ मोटर बोलेगा ना, मोटर मोटर कितनी ड्रॉ कर रही है, मोटर ड्रॉ कर रही है के टाइम्स, मोटर यानी I2 है, सेकेंडरी ऑफ ट्रांसफार्मर। तो मोटर की करंट है के टाइम्स ऑफ डायरेक्ट स्विचिंग करंट। बट स्टार्टर तो आपका ये है ना, स्टार्टर की स्टार्टिंग करंट कितनी है, स्टार्टर इधर से सोर्स से ले रहा है, तो कितनी है उसकी, वो I1 है। तो I1 यानी क्या हो गया, के स्क्वायर टाइम्स, ठीक है ना। हाँ, मोटर स्टेटर एक ही मतलब है ना, मोटर में तो स्टेटर में ही जाएगी। अब नोट करिए इसमें, इस स्टार्टर का यूज इस स्टार्टर का यूज इस स्टार्टर का यूज 20 HP से हायर रेटिंग की मोटर को स्टार्ट करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट के इस स्टार्टर में स्टेप डाउन स्टार कनेक्टेड थ्री फेज ऑटो ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन स्टार कनेक्टेड थ्री फेज ऑटो ट्रांसफॉर्मर का यूज करते हैं। नेक्स्ट, इस स्टार्टर का यूज स्टार एंड डेल्टा दोनों मोटर को स्टार्ट करने के लिए कर सकते हैं, दोनों मोटर्स को स्टार्ट करने के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट की इस स्टार्टर में ऑटो ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग से स्टेप डाउन वोल्टेज स्टेटर टर्मिनल पर अप्लाई करते हैं। मोटर के स्टार्ट होने के बाद टेपिंग को चेंज करके
टेपिंग को चेंज करके वोल्टेज इंक्रीज करते हैं, वोल्टेज इंक्रीज करते हैं। एंड फाइनली entire applied voltage, finally entire applied voltage स्टेटर के अक्रॉस अप्लाई करते हैं, स्टेटर के अक्रॉस अप्लाई करते हैं। अब यहां पे देखेंगे कि इसमें स्टार्टिंग करंट ऑफ मोटर या फिर स्टेटर, ठीक है, तो होती है k टाइम्स ऑफ डायरेक्ट स्विचिंग करंट। तो स्टार्टिंग करंट ऑफ मोटर बोलेगा, ठीक है, यानी कि I2 है ये, ठीक है। तो ये क्या होती है, k टाइम्स ऑफ डायरेक्ट स्विचिंग करंट होती है। स्टार्टिंग करंट ऑफ स्टार्टर बोलेगा, तो ये k स्क्वायर टाइम्स ऑफ डायरेक्ट स्विचिंग करंट होती है। तो ये I1 k स्क्वायर टाइम्स ऑफ डायरेक्ट स्विचिंग करंट। यदि बोलता है स्टार्टिंग टॉर्क विद स्टार्टर, तो ये भी होता है k स्क्वायर टाइम्स ऑफ डायरेक्ट स्विचिंग टॉर्क। ठीक है, तो ये आपको यहां पे याद रखना है। तो यदि बोलेगा कि स्टार्टिंग ऑफ स्लिप रिंग क्या होती है, तो जो हमारी स्लिप रिंग मोटर है इसको पढ़ चुके हैं, है ना। तो इसमें पढ़ चुके हैं कि इसमें ये रोटर होता है और ये इसका स्टेटर है, ठीक है। तो इसमें पढ़े थे कि इस प्रकार से क्या होता है ये कनेक्शन, और यहाँ पे स्टार कनेक्टेड क्या होता है, ये रियोस्टेट है। और इसके थ्रू क्या करते हैं हम, स्टार्टिंग कंडीशन में रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं, ठीक है। और हमने पढ़ा था कि जब मोटर स्टार्ट हो जाती है तो उसके बाद में क्या करते हैं, इस रेजिस्टेंस को रिमूव कर देते हैं, और इस रेजिस्टेंस को रिमूव करके हम क्या कर देते हैं, इसको शॉर्ट कर देते हैं। ये पढ़ चुके हैं, है ना। तो यहाँ पे हम स्टार्टर का यूज क्यों करते हैं, स्टार्टिंग करंट को लिमिट करने के लिए, ठीक है। तो स्लिप रिंग मोटर में भी स्टार्टिंग करंट को लिमिट कैसे करेंगे, तो इसमें अलग से कोई स्टार्टर नहीं है, इसके स्टेटर पर हम क्या करेंगे, रेटेड वोल्टेज अप्लाई करेंगे, रेटेड वोल्टेज, ठीक है। यदि 440 वोल्ट की मोटर है तो 440 वोल्ट उसकी रेटेड वोल्टेज है, तो रेटेड वोल्टेज अप्लाई करोगे। यहाँ पे वोल्टेज को हम रिड्यूस्ड नहीं करते हैं। तो स्टार्टिंग करंट को कैसे रिड्यूस करते हैं, रोटर सर्किट में जो ये रेजिस्टेंस ऐड करते हैं, तो इससे हम पढ़े थे कि स्टार्टिंग टॉर्क तो इंक्रीज होता ही है, उसके अलावा क्या होता है, स्टार्टिंग करंट भी रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस ही क्या करता है, टॉर्क को भी इंक्रीज करता है और करंट को भी क्या करता है, रिड्यूस करता है। आपको बताया था रोटर का पावर फैक्टर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, इंप्रूव हो जाता है। पावर फैक्टर इंप्रूव होगा, रोटर का इंपेडेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो रोटर की करंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यदि आपको बताया था कि आप इंडक्शन मोटर पढ़ रहे हो, मतलब क्या पढ़ रहे हो, ट्रांसफॉर्मर पढ़ रहे हो, है कि नहीं।
यदि आप ट्रांसफॉर्मर में यहां पर लोड कनेक्ट किए हो तो इसकी जो सेकेंडरी करंट होगी वो क्या होगी, तो सेकेंडरी वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस होगी, लोड रेजिस्टेंस होगी। बट यदि हम यहाँ पे, है ना, ये सेकेंडरी है ना, यदि हम यहाँ पे एडिशनल रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं तो एडिशनल रेजिस्टेंस कनेक्ट करोगे तो करंट क्या हो जाएगी, इसी का कंपोनेंट कहाँ फ्लो होता है, प्राइमरी में, तो प्राइमरी की करंट भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे रोटर सर्किट में रेजिस्टेंस ऐड करने से रोटर का इंपेडेंस बढ़ता है, रोटर की करंट कम होती है, रोटर का पावर फैक्टर इंप्रूव होता है, उसकी करंट कम होती है। रोटर की करंट कम होने से स्टेटर की करंट भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसके अलावा कोई मेथड नहीं है। और जब फिर मोटर स्टार्ट होती है तो रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, ग्रेजुअली कम करते हैं और फाइनली क्या करते हैं, शॉर्ट, फिर वाइंडिंग को हम शॉर्ट करके उसको रन करते हैं। आई बात समझ में? तो यदि पूछेगा कि इस मोटर में स्टार्टर यूज करेंगे क्या अलग से, तो नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो उसमें नोट करिएगा स्टार्टिंग ऑफ स्लिप रिंग मोटर। उसमें लिखिए स्लिप रिंग मोटर के स्टेटर को, स्लिप रिंग मोटर के स्टेटर को रेटेड वोल्टेज अप्लाई करते हैं। स्लिप रिंग मोटर के स्टेटर को रेटेड वोल्टेज अप्लाई करते हैं। इसके स्टार्टिंग करंट को लिमिट करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए, इसकी स्टार्टिंग करंट को रिड्यूस करने के लिए अलग से स्टार्टर का यूज नहीं करते हैं, अलग से स्टार्टर का यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट की रोटर सर्किट में, रोटर सर्किट में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, रोटर सर्किट में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करने पर, रोटर सर्किट में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करने पर मोटर की मोटर का लिखना, मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज, कॉमा, पावर फैक्टर इंक्रीज, इंपेडेंस इंक्रीज होता है। इससे स्टार्टिंग करंट डिक्रीज होती है, इससे स्टार्टिंग करंट डिक्रीज होती है। ठीक है, बाकी तो पता है, स्टार्ट हो जाएगी तो रोटर वाइंडिंग को क्या कर दोगे, फिर शॉर्ट कर दोगे। अब इसके बाद में देखेंगे जो इंडक्शन मोटर है, इसका होता है स्पीड कंट्रोल। तो स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर, तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो अपनी इंडक्शन मोटर है ये कैसी मोटर रहती है, तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट स्पीड ड्राइव।
ये कैसी मोटर है? कांस्टेंट स्पीड ड्राइव है। इसका जो स्पीड रेगुलेशन होता है, ठीक है, इसका स्पीड रेगुलेशन क्या होता है? तो वो लेस देन 5% होता है, ठीक है। तो लेस देन 5% होता है, इसका मतलब है कि इसकी जो नो लोड स्पीड होती है और इसकी जो फुल लोड स्पीड होती है, ठीक है, इसमें कितना चेंज होता है? तो 5% से भी कम चेंज होता है, ठीक है। तो यदि इसका हम टॉर्क स्पीड कर्व देखें, ठीक है, कि ये मोटर की स्पीड को शो कर रहा है और ये मोटर के टॉर्क को शो कर रहा है। नो टॉर्क मीन्स नो लोड, टॉर्क इंक्रीज होगा मीन्स लोड इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इसका टॉर्क स्पीड कर्व जो है, यदि ऐसा रहेगा तो 100% कांस्टेंट है, बट ये थोड़ा सा इस प्रकार से है, ठीक है, तो ऑलमोस्ट फ्लैट होता है। ऑलमोस्ट क्या होता है? फ्लैट। तो इसकी जो स्पीड है, ठीक है, ये फुल लोड हो गया आपका, फुल टॉर्क मतलब फुल लोड हो गया, नो टॉर्क मींस नो लोड हो गया, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो इसकी स्पीड में चेंज होता है वो कितना होता है? लेस देन 5% होता है। तो फुल लोड पर इसकी स्पीड जो है वो लेस देन क्या होती है? 5%। शंट मोटर में पढ़े थे अपन, शंट मोटर में क्या होता है? स्लाइटली ड्रूपिंग वोल्टेज स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो उसकी स्पीड भी कितनी होती है? 2 to 5% रिड्यूस्ड होती है। तो वैसे ही इसकी स्पीड भी लेस देन 5% क्या होती है? रिड्यूस्ड होती है, ठीक है। तो इसका टॉर्क स्पीड कर्व कैसा रहेगा? फ्लैट रहेगा। तो अपन पढ़े हैं कि इसकी स्पीड को कंट्रोल करना क्या होता है? डिफिकल्ट होता है। इसकी स्पीड को हम इजीली कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो जहां पे हमको कांस्टेंट स्पीड की जरूरत होती है वहां इंडक्शन मोटर और वेरिएबल स्पीड के लिए डीसी मोटर का यूज करते हैं। यदि इसकी स्पीड को हम कंट्रोल करते हैं तो इसकी एफिशिएंसी से सैक्रिफाइस करना पड़ता है और इसकी एफिशिएंसी क्या होती है? रिड्यूस्ड हो जाती है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम तो एसी सप्लाई का ही यूज करते हैं ना, और प्लांट में 95% मोटर जो हैं वो इंडक्शन मोटर ही है। तो जब यूज कर रहे हैं तो कई जगहों पर हमको स्पीड भी कंट्रोल करनी पड़ती ही होगी। तो इसकी स्पीड कंट्रोल के लिए फिर कुछ मेथड्स यहाँ पे बनाए गए हैं। तो इसकी स्पीड को हम टू टाइप से कंट्रोल कर सकते हैं, यानी टू साइड से कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। स्टेटर साइड से स्पीड कंट्रोल हो सकता है या फिर रोटर साइड से हो सकता है। तो रोटर साइड से स्पीड कंट्रोल किसमें होगा? जिस रोटर में वाइंडिंग किए हैं उसी में कुछ ऐड कर सकते हैं हम, है कि नहीं। तो रोटर साइड से स्पीड कंट्रोल किसमें होता है? केवल फेज वाउंड रोटर यानी कि स्लिप रिंग रोटर में होता है। यही बात समझ में। तो उसको देखेंगे कौन कौन से मेथड हैं, पहले इसमें नोट करिए। इंडक्शन मोटर का स्पीड रेगुलेशन लेस देन 5% होता है। नेक्स्ट ये इसकी इसका लिखना, इसका टॉर्क स्पीड कर्व फ्लैट होता है, ऑलमोस्ट लगभग। इसका टॉर्क स्पीड कर्व ऑलमोस्ट लगभग फ्लैट होता है। ठीक है, तो समझ में क्या आया कि लोड चेंज करने पर इसकी स्पीड में बहुत ज्यादा चेंज होने वाला नहीं है। नेक्स्ट किए उसमें इसकी स्पीड को कंट्रोल करना डिफिकल्ट होता है। इसकी स्पीड को कंट्रोल करना डिफिकल्ट होता है। बट अपने यहाँ इंडक्शन मोटर है तो वहां पे कुछ मेथड्स हैं, तो देखते हैं मेथड्स ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर। तो यहां पे एक हो सकता है स्पीड कंट्रोल फ्रॉम स्टेटर साइड। तो इसमें हो सकता है वोल्टेज कंट्रोल मेथड, क्या बोल सकते हो भाई, है ना, चेंजिंग अप्लाइड वोल्टेज ऐसा लिख सकते हैं। तो
by changing applied voltage दूसरा हो सकता है by changing supply frequency और हो सकता है by changing number of स्टेटर पोल। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल इन स्लिप रिंग मोटर। दूसरा हो सकता है स्पीड कंट्रोल फ्रॉम रोटर साइड। एप्लीकेबल ओनली इन स्लिप रिंग मोटर। तो ये केवल स्लिप रिंग मोटर में ही एप्लीकेबल होता है। ठीक है, एक होता है इसमें, उसको बोलते हैं रोटर रियोस्टेटिक कंट्रोल। एक होता है कैस्केड और होता है बाय इंजेक्टिंग EMF इन रोटर सर्किट। तो बाय इंजेक्टिंग EMF इन रोटर सर्किट। ठीक है, तो यहां पे नोट कर लिए सब इसको। तो यहां पे स्पीड कंट्रोल फ्रॉम रोटर साइड ये केवल किस में यूज कर सकते हो? स्लिप रिंग रोटर में, है ना, क्योंकि उसके रोटर में वाइंडिंग है तो हम एक्सटर्नली कुछ भी उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये केवल स्लिप रिंग मोटर में यूज करेंगे। स्टेटर साइड से जो स्पीड कंट्रोल है ये दोनों मेथड हम यूज कर सकते हैं, स्लिप रिंग में भी और स्क्विरल केज में भी। लेकिन जो थर्ड मेथड है बाय चेंजिंग नंबर ऑफ स्टेटर पोल, इसको किस में यूज नहीं कर सकते हो? स्लिप रिंग रोटर में यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि स्लिप रिंग रोटर में बताया था हम फिक्स नंबर ऑफ पोल के लिए वाइंडिंग करते हैं, है ना। तो उसको हम यदि स्टेटर के पोल चेंज करेंगे तो रोटर के तो चेंज नहीं हो पाएंगे, तो इसलिए हम इसको स्लिप रिंग रोटर में यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं बाय चेंजिंग अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, कि अप्लाइड वोल्टेज को चेंज करने पर स्पीड कैसे कंट्रोल होती है। तो जैसे कि आपके घर में फैन लगे हैं, सीलिंग फैन, तो सीलिंग फैन भी क्या है? इंडक्शन मोटर है, बट वो सिंगल फेज है। ठीक है, तो यहां पे बाय चेंजिंग अप्लाइड वोल्टेज, तो आपके घर में जो सीलिंग फैन है उसके साथ में आपने क्या लगाया हुआ है? रेगुलेटर। तो आप क्या करते हो? रेगुलेटर के द्वारा वोल्टेज को डिक्रीज करते हो और स्पीड क्या हो जाती है? फैन की कम हो जाती है ना। तो यहां पे हमको पता है कि स्पीड हम कब कंट्रोल करते हैं? जब मोटर अंडर रनिंग कंडीशन होती है। तो रनिंग कंडीशन टॉर्क जो होता है वो अपन पढ़े थे क्या होता है? ठीक है, तो रनिंग कंडीशन में टॉर्क किस पर डिपेंड करता है? स्लिप इनटू वोल्टेज का स्क्वायर। ठीक है, तो यदि हम रनिंग कंडीशन में वोल्टेज को डिक्रीज करते हैं तो टॉर्क क्या होता है? डिक्रीज। बट सेम टॉर्क मेंटेन रखने के लिए मोटर क्या करती है? स्लिप इंक्रीज करती है, और जब भी स्लिप इंक्रीज होगी तो स्पीड क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो मेथड देखने में तो आसान लग रहा है कि बहुत बढ़िया है, वोल्टेज को कम करेंगे स्लिप बढ़ जाएगी, टॉर्क चेंज नहीं होगा। ठीक है, और उसकी स्पीड कम हो जाएगी। बट यहाँ पे लार्ज चेंज इन वोल्टेज, वोल्टेज में क्या करना पड़ेगा? लार्ज चेंज, एंड स्मॉल चेंज इन क्या होगा? स्पीड। ठीक है, तो वोल्टेज में लार्ज चेंज करने पर भी, ठीक है, स्पीड में उसके कंपैरिजन में क्या होगा? स्मॉल चेंज होगा। बट यदि हम देखें कि वोल्टेज को हम यदि डिक्रीज कर देते हैं
तो फ्लक्स जो है वो प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, वोल्टेज। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी मोटर की, ठीक है। तो मोटर का जो ब्रेकडाउन टॉर्क वगैरह होता है, मैक्सिमम टॉर्क वगैरह होता है, उसकी वैल्यू क्या होगी, वहां पे रिड्यूस हो जाएगी। आई बात समझ में। तो इसलिए हम ऐसी जगह पे यूज नहीं कर सकते हैं जहां पे मोटर पे ऑन लोड है, वहां पे हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका यूज कहां पे कर सकते हो, जहां पे मोटर पे बहुत ज्यादा लोड नहीं है, जैसे फैन है आपका, इसमें कोई लोड रहता नहीं है ना, इसमें तो लोड कनेक्ट करते नहीं हो आप, तो इसमें हम यूज कर सकते हैं, ऐसी जगहों पे यूज कर सकते हैं, है ना। लेकिन प्लांट्स वगैरह में जहां पे लोड होता है वहां पे हम इस मेथड को नॉर्मली यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें नोट करिएगा, इसमें लिखिएगा, इस मेथड में वोल्टेज डिक्रीज करने पर स्लिप इंक्रीज होती है, स्लिप इंक्रीज होती है। एक मिनट, डिस्कनेक्ट हो गया। तो इसमें नोट करिए, इस मेथड में वोल्टेज डिक्रीज करने पर स्लिप इंक्रीज होती है, स्लिप इंक्रीज होती है एंड स्पीड डिक्रीज होती है, स्लिप इंक्रीज होती है एंड स्पीड डिक्रीज होती है। नेक्स्ट की, बट वो ऐसे लिखिए, लेकिन वोल्टेज में लार्ज चेंज करने पर, वोल्टेज में लार्ज चेंज करने पर स्पीड में स्मॉल चेंज होता है, स्पीड में स्मॉल चेंज होता है। लेकिन मोटर की फ्लक्स डेंसिटी वेरी वीक हो जाती है, वेरी वीक हो जाती है। इसलिए इस मेथड का यूज ओनली स्मॉल मोटर्स में कर सकते हैं, इसलिए इस मेथड का यूज ओनली स्मॉल मोटर्स में कर सकते हैं। दूसरा है बाय चेंजिंग सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को क्या करेंगे, यहां पे हम चेंज करेंगे। तो हमको पता है कि जो स्पीड है सिंक्रोनस, ये क्या होती है, तो सिंक्रोनस स्पीड फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है, और रोटर की जो स्पीड होती है वो सिंक्रोनस स्पीड पर डिपेंड करती है, ठीक है। ये फार्मूला से हमको क्या पता चलता है कि रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड पर डिपेंड करती है और सिंक्रोनस स्पीड फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। तो यदि हम फ्रीक्वेंसी को कम करेंगे तो सिंक्रोनस स्पीड कम होगी, सिंक्रोनस स्पीड कम होगी तो रोटर की स्पीड भी कम हो जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कि भाई अब फ्रीक्वेंसी को कैसे चेंज करें, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करोगे तो स्पीड इंक्रीज, डिक्रीज करोगे तो स्पीड डिक्रीज। तो फ्रीक्वेंसी को कैसे चेंज करें, हमारे यहाँ तो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी आती है ना 50 हर्ट्ज, तो फ्रीक्वेंसी को तो हम चेंज नहीं कर पाएंगे, तो स्पीड को भी हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो फिर कहां पे कर सकते हैं, जो शिप होती हैं, पानी के जो बड़े बड़े जहाज होते हैं जिसमें ओनली वन मोटर है, मेन ड्राइव चाहिए, और इस मेन ड्राइव को कौन सप्लाई दे रहा है, एक अल्टरनेटर सप्लाई दे रहा है, ठीक है। तो अल्टरनेटर के प्राइम मूवर की स्पीड को चेंज करेंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, मोटर की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, ठीक है, स्पीड उसकी चेंज हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिकली इस मेथड को हम यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है, सब जगह यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिकली हम फ्रीक्वेंसी को चेंज
नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए फिर हमको क्या लेना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक मेथड की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रॉनिक मेथड में एक होता है आपका इन्वर्टर और एक होता है आपका साइक्लो कन्वर्टर। तो इन्वर्टर एंड साइक्लो कन्वर्टर का यूज करके हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, वेरिएबल वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो वेरिएबल वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी प्राप्त कर सकते हैं। तो हम पढ़ चुके हैं कि हम क्या करेंगे, V अपॉन एफ रेशियो यानी कि फ्लक्स डेंसिटी को क्या करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। तो V अपॉन एफ रेशियो को कांस्टेंट रख करके फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे और स्पीड को कंट्रोल करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेथड बेस्ट मेथड है, बट इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम इसको सब जगह यूज नहीं कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो इसमें नोट करिएगा, इस मेथड ऐसे लिखिए, इस मेथड में सप्लाई फ्रीक्वेंसी को वेरी करके स्पीड को कंट्रोल करते हैं। क्योंकि मोटर की स्पीड सप्लाई फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। नेक्स्ट ये इलेक्ट्रिकल मेथड द्वारा फ्रीक्वेंसी को चेंज करना डिफिकल्ट होता है। अतः इलेक्ट्रिकली यह मेथड बेस्ट नहीं होता है, तो ये बेस्ट मेथड नहीं है इलेक्ट्रिकली। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इन्वर्टर एंड साइक्लो कन्वर्टर, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इन्वर्टर एंड साइक्लो कन्वर्टर की हेल्प से हम फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज लिख लो, हम फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज को चेंज करके V अपॉन एफ रेशियो को कांस्टेंट रखते हैं और स्पीड को इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, नेक्स्ट के इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ व्यू से यह मेथड स्पीड कंट्रोल का बेस्ट मेथड होता है। इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ व्यू से यह मेथड
स्पीड कंट्रोल का बेस्ट मेथड होता है।